हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी के साइंस का जो सीरीज चल रहा है उसका जो आज चैप्टर सॉल्व करेंगे, चैप्टर 16 प्रकाश से संबंधित होगा। और इसी चैप्टर से आपका एज इट इज टीआरई 3 में 6 प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया सिर्फ इस एक चैप्टर से। पूरा प्रूफ के साथ हम आपको सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो 17 क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करते हैं, जो कि हम प्रतिदिन अपने सीरीज में करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज हम जो प्रकाश चैप्टर है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको पूरी व्याख्या के साथ आज आपके सामने हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये जो लाइट से संबंधित होगा उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर को हम लोग जहां जहां क्वेश्चन में आएगा, जिस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा और उससे संबंधित जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा हम वहीं पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रकाश से संबंधित होगा। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में बनने वाली छवि कैसी की प्रकृति क्या होती है। यानी कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है, जो छवि बनता है, इमेज बनता है, उसका नेचर क्या होता है, यानी कि सीधा उल्टा क्या होता है। ऑप्शन है उल्टा और वास्तविक, सीधा और काल्पनिक, उल्टा और काल्पनिक, सीधा और वास्तविक। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा और काल्पनिक। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। अब क्या होता है इसके बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जब वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसमें बनने वाली जो छवि होती है, इमेज होती है, हमेशा सीधी होती है। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यह छवि काल्पनिक होती है यानी कि वर्चुअल होती है, क्योंकि इसे स्क्रीन पर नहीं बनाया जाता, पीछे बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस छवि का आकार वस्तु के बराबर होता है। यानी कि आकार कैसा हो गया, तो आकार की अगर हम बात करें समतल दर्पण में तो वस्तु के बराबर हो गया, वस्तु के बराबर हो गया, लेकिन उल्टा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है। इसके अलावा यह छवि बाएं दाएं उल्टी यानी कि लेटरल इनवर्स होती है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, यानी कि आकार जो होता है वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हम पूरी व्याख्या के साथ इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके टीआरई 4 एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको पता है 6 क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया। प्रूफ के साथ हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा हम वहीं पे उस क्वेश्चन को लगाए हैं, उसको सॉल्व करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। आइए 2 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है। ऑप्शन देखिए, ए है 3 × 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो प्रकाश की गति होती है निर्वात में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ सब लिखा हुआ है निर्वात में, निर्वात में इतना चाल होता है। अब आइए चर्चा करते हैं इस पे क्या होता है। प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों से अलग अलग होती है। यानी कि जो लाइट का स्पीड होता है अलग अलग माध्यम में इसका अलग अलग होता है, यानी कि घट बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर निर्वात से ही पूछा जाता है। निर्वात या हवा में प्रकाश की गति, देखिए यहाँ एग्जैक्ट लिखा हुआ है, हालांकि इसको याद आपको नहीं करना है। ठीक है, आपका आंसर जिसे आमतौर पर 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिखा जाता है।
यानी कि लगभग में आपका प्रकाश की गति वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वहीं अगर बात करें कि जब प्रकाश कांच या जल जैसे घने माध्यमों में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे घने माध्यमों में अगर प्रकाश को हम गुजारेंगे तो उसका प्रकाश क्या होगा, धीमा हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन से इतना फैक्ट निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी घटना घटित होती है। जब प्रकाश को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारते हैं तो कौन सी घटना घटित होती है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, परिक्षेपण। ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन की घटना होती है। यानी कि जब प्रकाश, आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उस घटना को अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आइए क्या होता है अपवर्तन, इसके बारे में हम समझते हैं। या आप लोग इसको करके भी देख सकते हो घर में, या देखे भी हो। जब प्रकाश एक माध्यम जैसे हवा से दूसरे माध्यम जैसे पानी या कांच में प्रवेश करती है तो इसकी गति बदल जाती है और वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश को हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं तो इसकी गति मुड़ जाती है। हालांकि इतना नहीं, थोड़ा सा गति इसका मुड़ जाता है। इसी कारण से यह घटना अपवर्तन कहलाता है। उदाहरण दिया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो उदाहरण दिया हुआ है कि जब आप किसी ग्लास को पानी भरकर उसमें चम्मच डालते हैं तो चम्मच मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, यह अपवर्तन के कारण होता है। इस उदाहरण को आप लोग ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा कि चम्मच को जब आप पानी में डुबाइएगा या कोई भी छड़ को, रड को या लकड़ी को पानी में डुबाइएगा तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर, देखिए इस चैप्टर अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। इसमें 15 से ज्यादा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 15 क्वेश्चन नहीं है, मुझे लग रहा है शायद 17 क्वेश्चन है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था आपके एग्जाम के लिए सब हम कराए हैं। और 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपका हो गया टोटल 23 क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराकर लौटता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश एक सतह से टकराया और टकराने के बाद वापस लौटा तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है तो इसे परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, क्या होते हैं। हालांकि देखिए ये जो चैप्टर है ना 10th क्लास में बहुत ही विस्तार से दिखा। अभी मैं अपने 10th क्लास जो नया स्टार्ट हुआ उसमें यही चैप्टर चल रहा है, इसीलिए जब 10th क्लास आपका चलेगा साइंस, उसमें बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई और ये हमारा जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण अब परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये एंगल आई हो गया, एंगल आर के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा, अच्छे से समझेंगे एक बार चैप्टर में, फिर भी यहां आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस किस प्रकार की छवि बनाता है। दर्पण पढ़ लिए, अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। यानी कि उत्तल लेंस किस प्रकार का छवि बनाता है। केवल वास्तविक, केवल काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, कोई छवि नहीं बनाता है। आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का बनता है छवि। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। आइए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। उत्तल लेंस यानी कि एक मोटे मध्य और पतले किनारे, यानी कि बीच का भाग क्या होता है, हमारा मोटा होता है और ये बीच वाला भाग मोटा होता है और किनारे वाला भाग पतला होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक लेंस होता है। यह विभिन्न परिस्थितियों में 2 प्रकार की छवियां, यानी कि अलग अलग परिस्थिति में 2 प्रकार का इमेज बनता है। कहीं कहीं किसी परिस्थिति में वास्तविक और किसी स्थिति में
काल्पनिक बन सकता है। ध्यान रखिएगा, यदि कहाँ कैसा बनेगा, यदि वस्तु फोकस से बाहर हो, यानी कि इस फोकस से, अगर फोकस से बाहर हो तब जाके जो छवि बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। यदि वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो, यानी कि अगर वस्तु को एक बार यहां रखा गया है तब कैसा प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब जो बना वास्तविक और उल्टा बना। लेकिन वैसे ही जब फोकस और लेंस के बीच में हम वस्तु को रख दिए तो यहां प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छवि बड़ी, सीधी और काल्पनिक बनेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस में ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। इसमें अगर देखिए ये हमारा फोकस हो गया, तो अगर वस्तु को फोकस से दूर कहीं आप रख रहे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए यहाँ पे बन रहा है 1 नंबर में, यानी कि छवि वास्तविक और उल्टा बनेगा। वहीं अगर वस्तु को हम फोकस और लेंस के बीच में कहीं रख दें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, इसी कारण उत्तल लेंस का उपयोग कैमरे, दूरबीन और आंखों के चश्मे में किया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ध्यान से सब समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा। कौन सा लेंस दूरदर्शी यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि दूर के दोष को, यानी कि दूरदर्शी जिसको बोला जाता है, दूरदृष्टि दोष जिसको कहा जाता है, उस दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो देखिए हम 2 चीज यहां समझाएंगे। एक देखिए दूर होता है और एक होता है निकट। ठीक होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका आंसर जानने से पहले ही हम आपको बता दें कि देखिए इस दूर में 2 शब्द, 2 अक्षर से ये बना हुआ है और ये निकट 3 अक्षर से बना हुआ है। तो बताइए तो सबसे छोटा शब्द कौन सा हुआ? दूर हुआ। ठीक, अब बताइए इसमें कि उत्तल लेंस यानी 1 2 3 अक्षर से बना है, अवतल 4 अक्षर का बना है। तो इन दोनों में सबसे छोटा अक्षर कौन सा है? उत्तल है। यानी कि छोटा वाला ये छोटे के साथ चला गया और बड़ा वाला बड़े के साथ चला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तल लेंस आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा। ये एक ट्रिक नहीं है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि देखिए दूर में छोटा अक्षर है, यानी कि अगर निकट से मैं बात करूं तो ये आपका छोटा शब्द है, और उत्तल अवतल की बात करूं तो इन दोनों में सबसे छोटा शब्द ये है। तो यानी कि छोटा वाला छोटे के साथ चला गया, बड़ा वाला बड़े के साथ चला गया। इसीलिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, यानी कि देखिए यहाँ दूर दृष्टि दोष की बात की गई है तो दूर के साथ क्या जाएगा? उत्तल लेंस जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। वहीं अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें, क्वेश्चन आएगा तो वहां आपका अवतल लेंस हो जाएगा। लिखा है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदर्शी में व्यक्ति पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। उल्टा होता है इसमें, दूरदृष्टि दोष में पास का नहीं देख पाते हैं, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं देख पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा उल्टा होता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को आगे की ओर झुकाकर रेटिना पर केंद्रित कर देता है। यह फैक्ट था इसका, जान लीजिएगा कि क्यों इसी लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को आगे की ओर झुकाकर रेटिना पर केंद्रित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इंद्रधनुष यानी रेनबो बनने का कारण क्या है? आप बारिश के बाद जरूर रेनबो देखे होंगे, यानी कि इंद्रधनुष देखे होंगे। तो बताइए उसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, केवल परावर्तन, केवल अपवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। ध्यान रखिएगा। आइए क्यों बनता है, कैसे बनता है, सब पे चर्चा करेंगे। यानी कि जब सूर्य की, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी से संबंधित है, जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंद से गुजरती है तो प्रकाश अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन
और वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन कहते हैं और इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, आपको पता होगा, विविगियोर, याद रखिएगा, ये 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ था कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया कौन सी होती है, यानी सितारे क्यों चमकते हैं? पूर्ण अपवर्तन, वातावरणीय परावर्तन, वातावरणीय अपवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरणीय अपवर्तन के कारण। यहां व्याख्या में दे दिया हूं कि जब तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो कई बार अपवर्तित, यानी कि बहुत बार अपवर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है। पृथ्वी का वायुमंडल अलग अलग घनत्व से की परतों से बना है, जिससे प्रकाश की गति बार बार बदलती रहती है। इसकी कारण से तारे की छवि लगातार थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे वह टिमटिमाता यानी कि ट्विंकलिंग होता हुआ प्रतीत होता है। यानी इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। इंद्रधनुष क्यों बनता है ये आप देख लिया, सितारे क्यों चमकता है ये भी आप देख लिए, ये आपका चैप्टर में दिया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए तो देखते हैं आंख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है। देखिए यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है बीपीएससी में कि नेत्रदान में दाता का आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपण किया जाता है। तो बताइए, तो आंख के प्रकाश को केंद्रित करने में कौन मदद करता है? रेटिना, कॉर्निया, पुतली या ऑप्टिकल तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया ही आंख का मुख्य भाग होता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, जिसके कारण नेत्र दान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है और प्रतिरूपण जो किया जाता है कॉर्निया का किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये TRE 3 PRT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका रीजन देख लेते हैं। कॉर्निया आंख का बाहरी पारदर्शी भाग है जो प्रकाश को अंदर आने और केंद्रित करने में मदद करता है। इसी कारण हम देख पाते हैं कॉर्निया के सतह पर प्रकाश का पहला अपवर्तन होता है, जिसके कारण सही दिशा में मुड़ती है, फिर यह प्रकाश लेंस की मदद से रेटिना पर केंद्रित होती है। तो यह आपका क्वेश्चन था और इसका व्याख्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, मैं निकट के लिए कौन सा बताया था? अवतल। निकट में सबसे ज्यादा अक्षर है, यानी कि ये दूर से बड़ा शब्द है। और उत्तल अवतल की बात करें तो अवतल जो है उत्तल से बड़ा शब्द है, यानी कि अवतल 4 अक्षर से बना है, इसीलिए इसका राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए, यही एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका 87 नंबर PRT 3 में कि मानव आंख की फोकस दूरी परिवर्तित निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो सिलियरी मांसपेशी मसल्स के द्वारा होती है। याद रखिएगा, यानी कि जो सिलियरी मसल्स होता है यह क्या करता है कि मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तित सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, यह मांसपेशी नेत्र लेंस यानी कि के आकार को नियंत्रित करते हैं, यानी कि नेत्र लेंस के आकार को यह नियंत्रित करती है, जिसके कारण नजदीक और दूर के वस्तु पर हम लोग फोकस कर पाते हैं और उसको देख पाते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का, यानी कि मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति केवल पास की वस्तु स्पर्श देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखती है। इस समस्या को सुधारने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस प्रकाश किरण को बिखेरता है, यानी कि अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरण को बिखेरता है, और उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिखेरता है, जिससे वो रेटिना पर सही स्थान पर केंद्रित हो सके। ठीक है, तो ये निकट दृष्टि दोष से संबंधित व्याख्या था। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य की आंख
किस भाग के कारण हम रंगों को देख पाते हैं, यानी कि हमारी जो आंख होती है किस भाग के कारण हम रंगों को देख पाते हैं, यानी कि रंगों में अंतर कर पाते हैं। रेटिना, कॉर्निया, कोशिका शंकु या तारा झिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका शंकु, यानी कि कोन सेल। कोन सेल के मदद से हम रंगों को देख पाते हैं, रंगों में अंतर कर पाते हैं। क्या होता है इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। हमारी आंखों के रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, ध्यान रखिएगा। जो रेटिना होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहले एक होती है छड़ी कोशिका, दूसरी होती है शंकु कोशिका, यानी कि रॉड सेल, कोन सेल। नाम सुने होंगे। रॉड सेल का काम क्या होता है कि कम रोशनी को देखने में मदद करता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो छड़ शंकु होता है यानी कि रॉड सेल होता है, यह कम रोशनी को देखने में मदद करता है। वहीं जो शंकु कोशिका यानी कि कोन सेल है, यह रंग पहचानने में मदद करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को समझ में आ गया। अगर इससे क्वेश्चन पूछ दे कि कम रोशनी में देखने में कौन मदद करता है, तो हमारा रॉड सेल हो जाएगा, यानी कि छड़ कोशिका हो जाएगा। और रंगों को पहचानने के लिए शंकु कोशिका हो जाएगा। यदि शंकु कोशिका सही ढंग से काम नहीं करती है तो व्यक्ति रंगदता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, यही अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है का शिकार हो जाते हैं। कलर का पहचान ही नहीं कर पाइएगा अगर कलर ब्लाइंडनेस हो गया है तो। इसलिए आप लोग आर्मी या आर्म फोर्स में जब भी आप तैयारी करते हैं या एग्जाम देने जाएंगे, फिजिकल में कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट होता है। वहां एक चार्ट पेपर पे बहुत सारा कलर का लाइनिंग रहता है और उस पर बोला जाता है कि आप ग्रीन कलर पेन दिया जाता है और बोला जाता है कि ग्रीन कलर पे लाइन पे आप कलम को घुमाइए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ग्रीन को समझ ही नहीं पाइएगा और किसी और कलर पे आप घुमाने लग जाइएगा, तो वहीं आप फिजिकल अनफिट हो जाइएगा। तो यही बीमारी होता है, बहुत बहुत कम रेयर होता है, लेकिन होता है ये बीमारी कलर ब्लाइंडनेस का। तो कलर ब्लाइंडनेस कोशिका शंकु, याद रखिएगा, रंग को पहचानने में मदद करता है। वहीं अगर छड़ शंकु की बात करें तो कम रोशनी में देखने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा रंग प्रकाश की सबसे कम तरंगदैर्घ्य रखता है। देखिए ये जो है ना 10th क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे, तरंगदैर्घ्य के बारे में, वेवलेंथ के बारे में सब पढ़ेंगे। इसमें ये बहुत हल्का माइनर दिया होता है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कराए हुए हैं। इतना इसमें नहीं दिया हुआ है चैप्टर में जितना हम करा रहे हैं। कौन सा रंग प्रकाश के सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की अगर हम बात करें तो आपका होता है बैगनी, ठीक है। बैनी आह पिनाला, ये जो आप सातों रंगों का होता है यही होता है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल, नारंगी, सॉरी नीला नहीं, नारंगी, लाल। यानी कि अगर सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो आपका बैगनी हो गया, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य की बात करें तो आपका लाल हो गया। इसको आप लोग याद रखिएगा, बैनी आ पिनाला। बहुत लोग भी की ओर करके करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही हिंदी में याद किया हूं, बैनी आ पिनाला। एक वाक्य, एक शब्द बना लीजिए आप लोग, इसी को याद रखिए। यानी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल, याद रखिए, इसी क्रम में चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहीं पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है। ये हम आपको ध्वनि में बता चुके हैं कि देखिए इस प्रकाश में क्या होता है, प्र होता है। और बताइए तो इसमें अनुदैर्घ्य में प्र होता है कि अनुप्रस्थ में प्र होता है, तो देखिए अनुप्रस्थ में प्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं कि बैगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम यानी कि 400 नैनोमीटर होती है, ठीक है, और यह सबसे अधिक अपवर्तित होती है। वहीं अगर लाल रंग के तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे अधिक होती है, इसलिए सबसे कम मुड़ती है। यानी कि एक प्रिज्म से आप प्रकाश को गुजारिएगा तो जो 7 रंग में होती है, तो उसमें बताइए तो लाल सबसे अधिक होता है यानी कि तरंगदैर्घ्य, तो इसलिए सबसे कम मुड़ता है। तो ऊपर क्या रह जाएगा, लाल रह जाएगा, और नीचे
बैगनी रह जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा रंग, 12 नंबर है, कि कौन सा रंग प्रकाश की सबसे अधिक तरंग धैर्य रखता है? तो आपका लाल हो जाएगा, अभी हम बता दिए हैं। वहीं देखिए क्वेश्चन पूछा है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होती है? तो अभी मैं यहाँ क्या बताएं कि सबसे कम विचलित कौन हुई? लाल, और सबसे ज्यादा विचलित कौन हो गई? बैगनी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन आपका पीआरटी का आया हुआ है, टीआरई 3 का आया हुआ है। टीआरई 3 में 2 एग्जाम हुआ था, एक कैंसिल वाला था, एक मेन था, तो दोनों में मिला के आया था। यही कारण है, देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि डेंजर सिग्नल यानी कि वार्निंग सिग्नल और ट्रैफिक लाइट में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सबसे अधिक दूर तक देखा जा सकता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि रेड लाइट जो होता है, चाहे रेलवे का हो या कहीं का भी, रेड लाइट जो होता है उसमें लाल रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। देखिए ये आज का जो सीरीज होने वाला है, ये सीरीज आपका लगभग 30 मिनट का होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके किए हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। रात में सड़क पर वाहन चलाते समय हाई बीम लाइट से बचने के लिए क्या किया जाता है? परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन। तो पोलराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, हाई बीम लाइट से बचने के लिए पोलराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। क्या होता है? पोलराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की तरंगे एक दिशा में कंपन करने लगती हैं। एंटी ग्लेयर चश्मों में ध्रुवीकृत लेंस यानी कि पोलराइज लेंस होते हैं, जो हाई बीम लाइट की चमक को कम कर देता है। यानी कि आप जो चश्मा, धूप वाला चश्मा पहनते हैं, उसमें भी पोलराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, जिससे चमक कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 होगा। सूर्य की रोशनी कितने रंगों की होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। चर्चा कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कौन सा भाग प्रकाश को आंख के अंदर नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा पुतली हो जाएगा। पुतली क्या करता है कि प्रकाश को आंख के अंदर नियंत्रित करता है, यानी कि पुतली आंख का वह हिस्सा है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है और अधिक रोशनी अंदर आने देती है। अंधेरे में क्या होता है कि पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, ताकि रोशनी को, ज्यादा से ज्यादा रोशनी को अंदर ले सके और आप देख सके वस्तुओं को। अधिक रोशनी में पुतली छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिससे अधिक प्रकाश अंदर ना जाए। यानी कि इसका काम है कि लाइट के हिसाब से अपने आकार को छोटा बड़ा करना। ज्यादा लाइट दे दीजिएगा, यानी कि आंख में टॉर्च मार दीजिएगा, तो इसका क्या होता है कि पुतली छोटी हो जाती है, और तुरंत उसी के बाद जब आपको कहीं दिखाई नहीं देता होगा, ध्यान दिए होंगे कि जब आप धूप से आते हैं, तो धूप में आते हैं तो क्या होता है, उसका पुतली सिकुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि लाइट ज्यादा रहता है। और जैसे ही अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां कुछ समय लगता है, इस पुतली को थोड़ा सा फैलने में समय लगता है, जिससे हम रूम के अंदर की वस्तुओं को देख पाते हैं। बहुत चीज हम चर्चा करेंगे 10th क्लास में बहुत अच्छे से, उसमें 2-3 पार्ट में ये प्रकाश चलेगा। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया हुआ था, फिर भी हम बहुत ज्यादा करा रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। किस प्रकार के दर्पण गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है? तो सभी को पता है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। एज इट इज ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ कि अवतल दर्पण द्वारा, देखिए पहले ही चर्चा कर लेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन को हम बहुत पहले ही स्टार्टिंग में ही चर्चा कर लिए हैं, वहां इसका सॉल्यूशन सब बता दिए। आभासी काल्पनिक कैसा होता है, यहाँ लगाना वहां था, लग गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए 17 नंबर, सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखता है? यानी कि सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, रेले प्रभाव के कारण, विवर्तन के कारण। आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 17 का रेले प्रभाव के कारण होता है। आइए क्या होता है रेले प्रभाव, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य की किरणें अधिक दूरी तय करती है और वातावरण के कण नीले प्रकाश को बिखेर देते हैं। लाल प्रकाश के जो तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और यह सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिससे आकाश लाल दिखता है। इसे ही रेले प्रभाव कहा जाता है।
याद रखिएगा, इसे ही रेले प्रभाव कहा जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक धन्यवाद।